Welcome back to VST lovers, my lovely 11th class friends. Wish you a very successful, healthy, and happiest day. Welcome once again to our channel BST lovers and business lovers, episode number 6. Friends, last time we have completed our topic types of cooperative society, and we discussed about the types of cooperative societies, that how much cooperative societies are there, and we also differentiate between cooperative societies and partnership firms, right? So today we will go forward towards our next topic of chapter 2, form of business organization, that is joint stock company. फ्रेंड्स, हम एक नए टॉपिक में आ चुके हैं, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो टुडे वी विल रीड अबाउट इट्स फीचर्स, इट्स डिफिनेशन, इट्स मेरिट्स एंड इट्स डीमेरिट्स. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. फर्स्ट, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फ्रेंड्स, सबसे पहला फीचर क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का? इट्स अ लीगल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही पता चल चुका होगा, क्योंकि हमने सभी में अभी तक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला ये जो टॉपिक है ये पढ़ा ही है, राइट? ये जो वर्ड है पूरा एक 3 लेटर्स का जो वर्ड है, मतलब 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं ये जो एक साथ मिलके जो एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस जो बनाते हैं. इट्स मीन कि कंपनी एंड ओनर आर सेपरेट, राइट? कि जो ओनर होते हैं कंपनी के और जो कंपनी है, ये दो डिफरेंट पर्सन्स में होती है. ये जो कंपनी है उसको हम एक लीगल पर्सन भी बोलते हैं, राइट? तो इसमें क्या होता है, एक लीगल सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है. Second one is artificial person. A company does not have a physical body like a natural human being. It is an artificial person created by law. यानी कि एक कंपनी क्या होती है, ये एक फिजिकल बॉडी इसकी अपनी नहीं होती, राइट? कंपनी एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन स्टिल दैट हम उसको एक एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं. तो कंपनी की एक अपनी फिजिकल बॉडी तो नहीं होती है, लेकिन ये एक नेचुरल एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह, बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन. एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको कहाँ किससे क्रिएट किया जाता है? बाय लॉ. क्योंकि हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी का ये डिसीजन है, कंपनी वो कर रही है, कंपनी ऐसे करेगी वो करेगी, कंपनी ने लोगों को निकाल दिया, कंपनी ने लोगों को ज्वाइन कर लिया. बट क्या रियल में एक कंपनी ऐसा कुछ कर रही है? नो, कंपनी इज़ नॉट डूइंग ऑल दोज थिंग्स. कंपनी में जो उसके मैनेजर्स और ओनर्स हैं वो सब ये कुछ करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? कंपनी का. अगर कंपनी में कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल उसके जो ओनर्स हैं उन्होंने कोई घोटाला किया, तो क्या बोला जाता है कि कंपनी ने ये चीज़ कर दी, राइट? कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है. सो ये क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, और एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं कि इस आदमी ने, इस आर्टिफिशियल पर्सन ने ये कर दिया, बट एक्चुअल में वो उसने क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, उसके जो ओनर्स होते हैं दे ऑल डिड दोज ऑल थिंग्स, राइट? थर्ड वन इज परपीचुअल सक्सेशन. ये भी हमने कई बार पढ़ चुका है. परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो होती है उसके एग्जिस्टेंस को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है. एज वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक डिफरेंट पर्सन होता है, जिसमें क्या होता है, एक उसका ओनर और कंपनी दोनों ही सेपरेट होते हैं. तो अगर उससे किसी भी ओनर को कुछ भी हो जाता है तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. किसी भी ओनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, कुछ भी होता है ओनर को, इट डजंट अफेक्ट द कंपनीज एग्जिस्टेंस. जस्ट कंपनी को जो कंपनी है वो किससे क्रिएट हुई है? बाय लॉ क्रिएट हुई है. दैट्स वाई जस्ट a law can bring the company to the end. That's it. Fine. सो कंपनी के एग्जिस्टेंस को लॉ के अलावा कोई और एंड पे नहीं ला सकता है. जस्ट कंपनीज एग्जिस्टेंस विल बी गोज ऑन इफ एनी ऑफ इट्स जब मेंबर को कुछ भी हो जाता है तो भी फिर भी कंपनी जो होगी वो चलती रहेगी, उसकी कंटिन्यूटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा. Now let's go forward to our fourth feature, that is common seal. अब कंपनी क्या होती है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है. अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वी ऑल हैव अ सिग्नेचर, राइट? हम सबके पास एक अपना सिग्नेचर होता है. बट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो सिग्नेचर नहीं कर सकती है. तो इस वजह से क्या होता है, उसमें उसको एक कॉमन सील की ज़रूरत होती है जो कि उसके नाम से होता है. फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है ABC,
लिमिटेड, तो उसका जो स्टैम्प होगा वो उसके नाम से होगा ABC लिमिटेड, और जहाँ वो स्टैम्प लग जाएगा इट्स मीन कंपनी ने उस जगह पे सिग्नेचर कर दिया है। फाइन। तो कंपनी की कॉमन सील होती है, यानी कंपनी के नाम पे एक स्टैम्प बनाई जाती है जो उस कंपनी के सिग्नेचर की तरह बिहेव करती है, और कहीं पे भी कंपनी कोई भी चीज़ डील करती है तो वो स्टैम्प वहाँ पे ज़रूरी होती है, एज ये माना जाता है कि कंपनी जो है, हमारी आर्टिफिशियल पर्सन जो है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ले रही है या इस कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट अप हो रही है या कोई भी काम कर रही है। फाइन। Now our fifth feature is transferability of shares, यानी कि the capital or the company divides, the capital of the company is divided into shares. जो capital होता है company का वो divided होता है shares में, right? The shares of the company are freely transferable by its members, यानी उसके जो members होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एज आप लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट, राइट? हम शेयर मार्केट में क्या करते हैं, शेयर्स जो होते हैं, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को मार्केट में जनरल पब्लिक के को ऊपर दे देती है, और जनरल पब्लिक में से जिसको भी, जो भी उन शेयर्स को अफोर्ड कर सकता है, जिस हिसाब से वो खरीद सकता है, वो ईजिली शेयर्स को खरीद लेता है। और फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई भी बंदा है, कोई भी शेयर होल्डर है, उसको कंपनी में नहीं रहना है, तो अपने शेयर किसी मेंबर को बेच सकता है या बाहर कहीं भी बेच सकता है। तो ईजिली क्या हो सकता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द मेरिट्स, कि अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अब क्या होता है, कंपनी एक इंसान नहीं चलाता है। हमने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले स्टार्टिंग से आते हैं, सबसे पहला बिजनेस हमारा सोल प्रोप्राइटर था, उसमें एक बंदा होता है, HUF, उसमें एक फैमिली के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है, हद मार के हमने क्या पढ़ा था, जस्ट मतलब मैक्सिमम 20 मेंबर्स कैन ज्वाइन द पार्टनरशिप, है ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी, जिसमें उनका फंड भी लिमिटेड ही होता है, क्योंकि लोग तो ज्वाइन करते हैं लेकिन उनका जो मैक्सिमम अमाउंट बहुत कम होता है नो, वो लोग बहुत कम ही कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। कि जब हम कंपनी की बात करते हैं, लोग ना लाखों में शेयर्स खरीदते हैं, और हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल होता है वो थाउजेंड्स में होता है, कि किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, हम जैसे चंदा दे देते हैं ना, वैसा होता है। इस वजह से उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कम होता है, लिमिटेड होता है। इन सभी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक तरह से लिमिटेड ही होता है। वो सोल प्रोप्राइटर से अगर हम कंपेयर करें तो पार्टनरशिप का ज़्यादा होगा, पार्टनरशिप से कंपेयर करें तो HUF का मे भी ज़्यादा हो सकता है। पर अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, यहाँ पे हर एक मेंबर जो होता है वो बहुत बड़े अमाउंट में शेयर्स खरीदते हैं, और जो कंपनी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज थिंक बाय योरसेल्फ, कंपनी में कितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं होती है। जस्ट इतने मतलब 40 50 50 100 शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन जो हर एक पर शेयर होल्डर कम से कम लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 30 40 40 लाख तक वो लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अपना कैपिटल। तो थिंक कि एक बंदा अगर 5 10 20 40 लाख तक अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द 50 और 100 पीपल्स, दे ऑल विल कंट्रीब्यूट इन सच एन अ वे, सो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली बहुत लार्ज होने ही वाला है। सो इस वजह से जो कंपनी होता है, इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये होता है दैट दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देयर शेयर होल्डर्स, बाय देयर ओनर्स, बाय द जनरल पब्लिक्स फ्रॉम द शेयर्स, राइट। इशूइंग ऑफ शेयर्स, अब जब कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स को, जनरल पब्लिक उनके शेयर्स को खरीदती है और कंपनी की मेंबर बन जाती है, कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती है। फाइन। सेकेंड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में क्या होता है, थाउजेंड ऑफ शेयर होल्डर्स आते हैं, थाउजेंड ऑफ ओनर्स आते हैं, सो दे ऑल हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जितना शेयर होगा मतलब कि कम शेयर होल्डर्स का, उनकी लाइबिलिटी भी उतनी ही होगी। अगर इफ़ आई एम द शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी एंड माई शेयर्स आर 2 लाख और 10 लाख, सो माई लाइबिलिटी विल बी एग्जिस्ट अप टू द 10 लाख, नॉट मोर देन दैट। Fine. So I will be liable just for those 10 lakh, not more than that. So every shareholder will having the limited liability up to their shares. फाइन। नाउ थर्ड वन इज आर कंटिन्यूटी या फिर स्टेबिलिटी। अब कंपनी में हमने एक अभी इसका फीचर पढ़ा था ना, वो क्या होता है, परपीचुअल सक्सेशन होता है, यानी अ कंपनी विल नॉट अफेक्टेड बाय इट्स एनी मेंबर इफ इट्स एनी मेंबर विल बी हैव डेथ, incapacity or insolvency, anything will happen to its member, it doesn't matters to the company will continues by itself up to the law will not stop it,
स्टॉप इट। तो उसकी कंपनी की एग्जिस्टेंस क्या होती है, वो कंटिन्यू होती रहती है। इट डजंट मैटर्स कि उसके किसी भी शेयर होल्डर्स को, किसी भी ओनर को कोई भी परेशानी होती है, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो उनकी डेथ हो जाए, उनकी इंसॉल्वेंसी हो जाए, उनकी इनकैपेसिटी हो जाए, कुछ भी हो जाए उनको, ठीक है। तो कंपनी चलती रहेगी बिकॉज कंपनी में एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का अपने एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी एक अपनी माल होती है, खुद ही होती है ना, राइट। तो क्या होता है, ये कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका कोई भी शेयर होल्डर है, किसी को भी कुछ भी हो जाता है। तो फाइन। फोर्थ वन इज आर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब हमने क्या पढ़ा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। हमारी कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उनमें बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, जो उनका प्रॉफिट होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में प्रॉफिट होता है, जिस वजह से उनका ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन का जो स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली अदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस। हमने जितना भी इतने सारे बिजनेसेस पढ़े, उन सब के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी कंपनी का होता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो भी कंपनी को ही होता है। दैट्स वाई द स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन विल बी मोर इन कंपनी ऑल्सो, ठीक है। मतलब जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी उसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी सबसे ज़्यादा यही होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में। फाइन। Now, our fifth and the last merit is democratic management. Company form of business is managed by the directors who are elected by the shareholders. All the decisions are taken by calling board meetings where all the directors get voting rights. यानी यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट चलता है। अब हमारे शेयर होल्डर जो होते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी में, राइट। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स जो होंगे वो कंपनी को कैसे चलाएंगे, इतने सारे लोग मिलकर एक चीज़ चला सकते हैं क्या, कभी नहीं चला सकते। सबके अपने ओपिनियंस होंगे, सबका अपना काम होगा, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, कंपनी तो डूब जाएगी। तो क्या होता है, शेयर होल्डर्स कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो कि एलिजिबल होते हैं मैनेज करने के लिए कंपनी को, वो उन लोगों को क्या करते हैं, वो मतलब कि वोट करके उन लोगों को खड़ा करते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मैनेज ऑल द कंपनी, और अगर कोई भी डायरेक्टर कोई भी डिसीजन लेगा तो उस डायरेक्टर की, या फिर कोई भी डिसीजन अगर कोई भी कोई बड़ा उनमें होगा कोई ओनर, अगर वो मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव या कोई भी सीईओ वगैरह कोई भी डिसीजन लेता है, तो उसको पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में अगर उनमें से किसी ने भी मतलब वोट करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ वोट जहाँ होगी, जिस भी डिसीजन की तरफ को होगी, तो उस डिसीजन की तरफ को क्या किया, उस डिसीजन को क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है कंपनी में। और इस वजह से क्या होता है, कंपनी अच्छी तरीके से चल पाती है, क्योंकि इतने सारे लोगों की सहमति के साथ वो चीज़ चलती है, इतने सारे लोग सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। इस वजह से कंपनी के नॉर्मली जो भी डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे ही माने जाते हैं। नाउ हमने फीचर्स देख लिए, हमारे मेरिट्स देख लिए, लेट्स गो टूवर्ड्स द डीमेरिट्स। सो फ्रेंड्स, डीमेरिट्स ऑफ कंपनी क्या होते हैं, लेट्स सी दैट। फर्स्ट इज लेंदी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीड्योर। अब इतना सारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन होने वाला है कंपनी का, राइट। तो क्या होता है इसमें, जो हम लोग जो भी प्रोसीड्योर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत लेंदी प्रोसीड्योर होता है। जैसे हम लोग अभी आप देखोगे ना, उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है कि आपको प्लान करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना पड़ता है, जिस वजह से उनका जो भी प्रोसीड्योर होता है ना, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। इनफैक्ट नॉट जस्ट लेंदी, इट इज़ एक्सपेंसिव टू। यानी आपको इतने सारे रजिस्ट्रार के पास जाके पैसा जमा करना है, यहाँ पे ये लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी है, यहाँ पे पैसा लगेगा, वहाँ पे फीस लगेगी, वहाँ फीस लगेगी। सो देयर आर मेनी लेंदी, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव प्रोसीड्योर्स। हम एक्सपेंसिव प्रोसीड्योर ही कह सकते हैं एक तरह से। एक तो बहुत लेंदी प्रोसीड्योर होता है, लीगल प्रोसीड्योर बहुत लेंदी होता है, और नॉट जस्ट दैट एक्सपेंसिव भी होता है। तो कंपनी को क्या हो जाता है इसमें, पहले ही इस वजह से कंपनी को पहले से अपना ज़्यादा अच्छा खासा पैसा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि उस समय तक शेयर्स इशू नहीं हुए होते हैं ना, तो उनके पास तो पैसा होता ही नहीं है। तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले से ही एक अमाउंट लेके चलना पड़ता है कि इतने की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें इतना लेंदी और प्रोसीड्योर की वजह से, और इतने एक्सपेंसिव प्रोसीड्योर की वजह से, उनको ऑलरेडी एक अमाउंट उनके पास होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह में बहुत पैसा लगता है।
फाइन। सेकेंड वन इज डिले इन डिसीजन। अब फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी में इतने सारे मैनेजर्स होते हैं, जो हमने पहले अच्छा हम जैसे ये पढ़ा हमने कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इतने सारे ओनर्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं। तो क्या होता है ना, हमारे ना बहुत सारे लेवल्स भी होते हैं कंपनी में। तो कंपनी में इतने सारे लेवल्स होने की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे सेकंड लेवल में प्रॉब्लम है या सबसे लोएस्ट जो वर्कर वाला लेवल होता है वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से ना एक सिस्टमैटिक वे में जो प्रॉब्लम होती है वो ऊपर पहुँचती है। जो सबसे लोअर वाला मैनेजर होगा वो ऊपर थोड़े टॉप मैनेजर के पास जाके बताएगा कि हमारे यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम है वर्कर्स को। फिर वो क्या करेगा, टॉप मैनेजर सबसे बड़े मैनेजर्स होते हैं, सीईओ एंड ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको जाके बताएगा कि वी हैव दोज प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व अप दैट प्रॉब्लम। फिर वो डिसीजन लेते हैं, फिर डिसीजन होगा, फिर डिसीजन के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर वो डिसीजन मतलब सही हुआ, अगर सबने वोट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज वापस से डिसीजन लिया जाएगा, फिर वापस कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, अब डिसीजन लिया, अब वो भी आ गया, अब वो भी एक वे में नीचे आएगा। पहले टॉप मैनेजर्स जो होंगे वो मिडिल को बताएंगे, फिर मिडिल वाले सबसे लास्ट वाले को जाके बताएंगे, फिर वो इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। तो इस वजह से क्या होता है, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और काम बहुत धीरे हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट मच नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, दैट मच नंबर ऑफ बॉसेज आर देयर। इतना ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होगा। कम पहले तो डिसीजन लेने से पहले जो प्रॉब्लम है उसको पहुंचाने में टाइम लगेगा, फिर डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, और उसके बाद जब वो डिसीजन ले लिया जाएगा तो वापस नीचे आने तक टाइम लगेगा। जैसे हमारे हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के साथ होता है कि जो प्रॉब्लम होती है जनता को, पहले वो थोड़ा ऊपर पहुंचती है, फिर ऊपर जब तक मेन गवर्नमेंट तक पहुंचती तब तक वैसे ही बहुत लेट हो जाता है। फिर वहाँ पे पता नहीं कब कितने सालों तक तो वो चलता ही रहता है, कभी कोई हाँ बोलता है, कभी कोई ना बोलता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा डिसीजन ले ही नहीं पाता है कोई। तो इसी तरीके से कंपनी में भी होता है, और अगर जहाँ पे इतने सारे लोग होंगे डिसीजन लेने वाले, वहाँ पे डिले होता ही है डिसीजन। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द इंटरेस्ट। फ्रेंड्स हमने जहाँ जहाँ पढ़ा कि जहाँ ज़्यादा लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, सब मिलके कंपनी में काम कर रहे हैं, सबको मिलके प्रॉफिट का अर्न करना है इन द सेम बिजनेस, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होते ही होते हैं। कंपनी में एक मेन कोई ओनर तो होता नहीं है कि एक ओनर की पूरी कंपनी, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। इस वजह से ज़्यादा तो नहीं होता है डिस्प्यूट्स, पर डिस्प्यूट्स कहाँ होते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ का डिस्प्यूट होता है हमारी कंपनीज़ के अंदर। दैट इज़ जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं ना कंपनी की, उनके बीच में ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे शेयर होल्डर्स हैं एंड द अनदर वन आर डिबेंचर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स एक्चुअल में क्या होता है, शेयर होल्डर्स को ना सबसे लास्ट में कैपिटल मतलब सबसे लास्ट में मतलब कि पैसा दिया जाता है। फाइन। सब कुछ सारे पेमेंट करने के बाद जितने भी हमारा लाइबिलिटी है वो पे कर दी, टैक्सेस पे कर दी, एक्सपेंसेस जो भी है हमारे सब कुछ पे कर दिए, हमारे मतलब सैलरी वगैरह सब कुछ दे दी, सब कुछ पैसा दे दिया गया है। आखिर में हमारे शेयर होल्डर जो हमारे मेन ओनर्स होते हैं कंपनी के, उनको पैसा दिया जाता है। फाइन। अब क्या होता है, शेयर होल्डर्स हमारे फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि एक काम करो, डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो कम कर दो। अब डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स भी हमारे जनरल पब्लिक होती है, लेकिन वो जनरल पब्लिक क्या होती है, वो शेयर होल्डर की तरह हमारी जनरल पब्लिक होती है जिन्होंने शेयर लिए रहते हैं, लेकिन उनके शेयर डिबेंचर्स वाले होते हैं। डिबेंचर यानी एक तरह से उन्होंने हमारी लाइबिलिटी दी रहती है। शेयर होल्डर्स एज अ ओनर काम करते हैं, जिनको प्रॉफिट में मार्जिन मिलता है, और उनको क्या होता है, एज हम इंटरेस्ट देते हैं कंपनी का। अब फॉर एग्जांपल मान लो शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, ठीक है, प्रॉफिट का। अब क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स के पास जो पैसा लास्ट में बच रहा है ना वो कम आ रहा है, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं नहीं, हमें तो पैसा चाहिए, वो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा प्रॉफिट कम है, तुम्हें इसलिए पैसा कम मिल रहा है, तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ तुम्हें पैसा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन शेयर होल्डर्स बोलते नहीं, हम लोग तुम्हें 10% के हिसाब से नहीं, हम तुम्हें 8% के हिसाब से तुम्हें इंटरेस्ट देंगे। दे आर सेइंग नो। तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं कि शेयर होल्डर बोलेगा नहीं इनका इंटरेस्ट कम करो, डिबेंचर होल्डर बोलेंगे नहीं हमारा इंटरेस्ट बढ़ाओ। तो इस वजह से क्या होगा, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीज़ है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट पार्टीज़ जो हैं वो उनके बीच में क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इसी तरीके से। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द जॉइंट स्टॉक कंपनी। फीचर्स हो गए, मेरिट्स डीमेरिट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसीड्योर होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसमें क्या टाइप्स होते हैं एंड ऑल द अदर थिंग्स। और आई विश कि हम लोग नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर दे चैप्टर को। आई नो दैट्स रियली अ लेंदी चैप्टर, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि आपको ये आगे तक काम आने वाला है कि किस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, किस तरीके से हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, HUF, और हमारा जो पार्टनरशिप है वो सब कुछ
रिसर्च, ये सारे यहाँ पे जो टॉपिक्स है सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे. सो आई विश आपको ये अच्छा लगा हो चैप्टर. और thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe my channel, and thanks once again all of you. Let's begin on the next class. Bye.